हेलो दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको जीके जीएस का डेली 30 क्वेश्चन बताते हैं। तो डेली हम आपको जीके जीएस पढ़ाते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपका कोई भी जानकारी मिस न हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने प्रश्न में। तो करते हैं, सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका NH1, ऑप्शन बी है आपका NH2, ऑप्शन सी है आपका NH8, ऑप्शन डी है आपका NH7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है NH7। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है NH7। वहीं पर आपसे पूछे कि बड़ा सबसे कौन सा है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपको याद रखना है NH44। कौन सा हो जाएगा? तो जो सबसे बड़ा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है NH44। वहीं पर बात करें इसकी लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 3745 किलोमीटर। कितना है? 3745। आपसे पूछे कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो आपको याद रखना है जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका NH44 आपके श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक जोड़ता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो आपको याद रखना है श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी तक जोड़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? ऑप्शन ए है आपका मुगल सराय, ऑप्शन बी है आपका खड़गपुर, ऑप्शन सी है आपका हावड़ा, ऑप्शन डी है आपका गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आपको याद रखना है गोरखपुर में। वहीं पर बात करें भारत और दुनिया की बात करें तो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोरखपुर। कौन सा हो जाएगा? तो भारत और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है गोरखपुर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भारतीय रेलवे में कार्यरत है? मतलब क्या पूछ रहा है आपसे कि जो भारतीय रेलवे में है वो कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं? ऑप्शन ए है आपका 25%, ऑप्शन बी है आपका 30%, ऑप्शन सी है आपका 40%, ऑप्शन डी है आपका 50%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। को कितना हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 40%। कितना? 40%। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा समूह भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के सही नाम को प्रकट करता है? ऑप्शन ए है आपका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, भोपाल। ऑप्शन बी किया दिया है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। ऑप्शन सी है आपका मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई। ऑप्शन डी है आपका दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका हो जाएगा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। आप आपसे प्रश्न पूछे कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मुंबई में है। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मुंबई में। कौन सा हवाई अड्डा? तो आपको याद रखना है छत्रपति शिवाजी। कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है मुंबई में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा के तट पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है आपका हल्दिया, ऑप्शन बी है आपका मुंबई, ऑप्शन सी है आपका पारादीप, ऑप्शन डी है आपका विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? तो पारादीप। पारादीप कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी पर। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी पर स्थित है आपका पारादीप। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? क्या पूछा है, गुजरात का वह कौन सा बंदरगाह है जो आपका कस्बा नहीं है? ऑप्शन ए है आपका जामनगर, ऑप्शन बी है आपका ओखा, ऑप्शन सी है आपका पोरबंदर, ऑप्शन डी है आपका वेरावल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जामनगर। जामनगर की बात करें तो जामनगर कहाँ का शहर है? तो आपको याद रखना है गुजरात का एक शहर है। कहाँ का है? तो आपका
गुजरात का एक शहर हो जाता है आपका जामनगर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जामनगर है कहाँ से कहाँ तक लगा है, तो आपको याद रखना है जो जामनगर है अरब सागर में लगा है, जो कि कच्छ की खाड़ी से होकर आपके दक्षिण तक आपका स्थित है आपका जामनगर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भील जनजाति। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है कहाँ, मतलब पूछा है आपसे प्रश्न क्या पूछा है, भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन बी है आपका गुजरात, ऑप्शन सी है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भील जनजाति जो है आपके कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो आपके राजस्थान में भी पाई जाती है, गुजरात में भी, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। तो कौन कौन से हो जाते हैं आपका तीनों सीमावर्ती क्षेत्र, तो एक तो हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो तीनों राज्यों में आपका भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति की बात करें तो आपसे पूछेगा कि भील जनजाति किस भाषा को बोलते हैं, तो आपको याद रखना है भील भाषा को बोलते हैं। किस भाषा को, तो आपको याद रखना है भील भाषा को बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भील जनजाति जो है आपका कहाँ पर पाई जाती है, तो जो मध्य भारत है वहाँ पर एक प्रकार की भील जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर, तो मध्य भारत में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, वीर होर का शाब्दिक अर्थ है क्या है, वीर होर का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है आप जंगल का आदमी, ऑप्शन बी है आपका प्रकृति प्रेमी का आदमी, ऑप्शन सी है आपका पवित्र आदमी, ऑप्शन डी है आपका आम आदमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है। जो वीर होर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है जंगल का आदमी। क्या होता है, जंगल का आदमी। जो वीर होर है आपका शाब्दिक, तो ये किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है जो वीर होर है आपका जनजाति हो जाती है। तो आपका वीर होर जनजाति आपसे पूछे कि कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है वीर होर जनजाति। कहाँ पर, तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में। तो आपको याद रखना है जब ये लोग छू देते हैं किसी पेड़ पौधे को, तो उस पर बंदर कभी नहीं चढ़ता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन ए है आपका बायोस्फीयर, ऑप्शन बी है आपका सेंचुरी, ऑप्शन डी है आपका नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है आपका सामाजिक वन, ऑप्शन सी है आपका सेक्चुअरी, ऑप्शन ए है आपका बायोस्फीयर रिजर्व। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, तो आपको याद रखना है बायोस्फीयर जो रिजर्व है आपका अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित होता है। कौन होता है, तो जो बायोस्फीयर है रिजर्व आपका, यही हो जाएगा आपका। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है, आपसे प्रश्न क्या पूछा है, मधुमलाई जो है आपका पशु विहार किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है आपका व्याघ्रों के लिए, ऑप्शन बी है आपका गौलो बाइसन के लिए, ऑप्शन सी है आपका पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी है आपका हाथियों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए व्याघ्रों के लिए। किसके लिए फेमस है आपका मधुमलाई पशु विहार, तो आपको याद रखना है व्याघ्रों के लिए। आपसे पूछेगा कि पहला मधुमलाई आपका जो वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाता है आपका कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है केरल में। कहाँ पर, केरल व कर्नाटक के सीमा पर है। कहाँ पर, तो आपका केरल व कर्नाटक के सीमा पर हो जाता है आपका कौन सा पशु विहार, तो आपको याद रखना है मधुमलाई। कौन सा, तो मधुमलाई आपका केरल में पाया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, जिम कॉर्बेट उद्यान कहाँ पर है। क्या प्रश्न पूछा है आपसे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। ऑप्शन ए है आपका असम, ऑप्शन बी है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, तो आपका हो जाता है उत्तराखंड में, जो कि आपका भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा। कौन हो, तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाएगा, तो जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान हो जाए, जो कि आपका कहाँ पर पड़ता है, तो आपके उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पर, तो उत्तराखंड में पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से उत्तराखंड दिया नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका बाघ और हाथी के लिए, ऑप्शन बी है आपका जंगली भैंसा के लिए, ऑप्शन सी है आपका पक्षी, ऑप्शन डी है आपका तेंदुआ और चीतल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो आपको याद रखना है जो शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क है किसके लिए फेमस है? तो आपको याद रखना है बाघ और हाथी के लिए फेमस है। कौन सा राष्ट्रीय पार्क है? तो आपको याद रखना है शिवपुरी। कौन सा? शिवपुरी। कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? तो आपके मध्य प्रदेश में है आपका ये पार्क। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, जनसंख्या की दृष्टि से, क्या लिखा है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है आपका प्रथम, ऑप्शन बी है आपका द्वितीय, ऑप्शन सी है आपका तृतीय, ऑप्शन डी है आपका चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन से नंबर पर है? तो आपको बता दें कि जो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़ा देश हो जाता है आपका चीन, और दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाता है? तो आपको याद रखना है भारत। कौन सा हो जाता है जनसंख्या के मामले में? तो आपको याद रखना है पहले स्थान पर चीन हो जाता है, दूसरे स्थान पर आपका भारत हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से लेकर 11 तक की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? मतलब आपसे पूछा है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस राज्य में रही है। ऑप्शन ए है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है आपका मणिपुर, ऑप्शन सी है आपका राजस्थान, ऑप्शन डी है आपका मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा राज्य? तो आपको याद रखना है मेघालय। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है मेघालय, जो कि आपका मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य हो जाता है। कौन सा? तो आपको याद रखना है मेघालय। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न क्या है, भारत का बीमारू राज्य सबसे घना आबादी वाला राज्य है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं आपका बीमारू राज्य? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया है, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भारत का बीमारू सबसे घना राज्य कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कौन सा? तो आपको याद रखना है बिहार। अब बीमारू से समझते हैं तो बीमारू का अर्थ क्या होता है? तो बीमारू का मतलब बिहार हो जाएगा। उसके बाद एम से हो जाएगा आपका एमपी हो जाएगा, उसके बाद आर से हो जाएगा राजस्थान, यू से हो जाएगा आपका कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। तो कुल कितने हो जाते हैं आपका? तो एक तो बिहार हो गया, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो कुल कितने हो जाते हैं बीमारू से संबंधित? तो आपको याद रखना है 1 2 3 4 4 राज्य हो जाते हैं आपका। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या होता है? तो अगला प्रश्न आपका हो जाता है, राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या होगा? क्या प्रश्न पूछा है आपका, जो नगरीय जनसंख्या है उसको आपको सही क्रम में लगाना है। पहले नंबर पर है मिजोरम, उसके बाद गोवा है, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात है, उसके बाद हम देखते हैं क्या है उसके बाद हम देख लेते हैं कि सबसे पहले स्थान पे आपका नगरीय जनसंख्या सही क्रम में क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सही क्रम में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले स्थान पे तो गोवा हो जाएगा आपका कौन सा? तो गोवा हो जाएगा, उसके बाद आपका मिजोरम हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु, उसके बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? तो आपको लास्ट में बचता है गुजरात। कौन सा? तो गुजरात। तो कौन कौन से हो जाएंगे सबसे पहले? तो आपका हो जाएगा पहले स्थान पे आपका गोवा हो जाएगा, दूसरे स्थान पे उसके बाद आपका हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम कौन से स्थान पर है? पहले। उसके बाद आपका हो जाता है तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। उसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तीसरे स्थान पर। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात 5वें स्थान पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 2 1 4 3 5। तो 2 1 4 3 5 किस ऑप्शन में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला। कौन सा हो जाएगा? तो 2 1 4 3 5 वाला। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मापदंड निश्चित किया गया है?
ऑप्शन ए है आपका 85%, ऑप्शन बी है आपका 90%, ऑप्शन सी आपका 95%, ऑप्शन डी आपका 100%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है जो भारत में 90% से अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन कौन से हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो केरल हो गया आपका, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद मिजोरम। तो ये तीनों आपके राज्य आपके 90% से अधिक साक्षरता वाले राज्य हो जाते हैं आपका। कौन कौन से? तो केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया, मिजोरम। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? मतलब आपसे क्या पूछा है कि जो महाविभाजन का वर्ष है किस वर्ष को बोलते हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका 1951, ऑप्शन बी है आपका 1991 में, ऑप्शन सी है आपका 2001 में, ऑप्शन डी है आपका 1921 में। तो किस वर्ष को बोलते हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? तो जो 2021 का वर्ष है उसको क्या बोलते हैं? तो महाविभाजन का वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो महाविभाजन का वर्ष बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? तो बिहार। बिहार की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे स्थान पर। कौन से? तो तीसरे स्थान पर आपका बिहार हो जाता है। वहीं आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाता है। कौन से स्थान पर? तो जनसंख्या के मामले में आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर हो जाता है और बिहार आपका तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तो तीसरे स्थान पर। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर पूछ रहा है कि भारत का कितना क्षेत्रफल है, तो आपको याद रखना है अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्षेत्रफल के मामले में आपका राजस्थान हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? निम्नलिखित राज्यों को सन 2011 की जनगणना रिपोर्ट के आधार पर साक्षरता को अवरोही क्रम में, क्या लिखा है? अवरोही क्रम में लगाइए तथा अंत में दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब आपसे क्या पूछा है? जो साक्षरता है आपका अवरोही क्रम में लगाना है। किसके आधार पर? तो जनगणना 2011 के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया है। केरल, मणिपुर, तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश। अब देखते हैं अवरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले आपका आ जाता है केरल। कौन सा? केरल आ जाएगा। उसके बाद आपका मणिपुर आ जाएगा, उसके बाद आपका आ जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद हिमाचल प्रदेश। अगर केरल की बात करें तो केरल में साक्षरता दर कितना था? तो आपको याद रखना है 93.91। कितना? 93.91 केरल की साक्षरता था उस टाइम। मणिपुर में कितना साक्षरता था? तो आपको याद रखना है कितना? 92.28%। कितना था? 92.28। वहीं पर बात करें कि तमिलनाडु की बात करें तो 80.33% था। कितना? तो जो साक्षरता है तमिलनाडु की तो 80.33। वहीं आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो कितना हो जाता है? तो आपको याद रखना है 83.78। कितना? तो 83.78 हो जाता है आपका। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन ए है आपका वाराणसी, ऑप्शन बी है आपका पटना, ऑप्शन सी है आपका कानपुर, ऑप्शन डी है आपका इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा शहर? तो जो गंगा नदी के किनारे स्थित शहर है कौन कौन से हो जाते हैं? तो आपका हो जाता है कानपुर। कौन सा? तो आपको याद रखना कानपुर। आपसे पूछे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो आपको याद रखना है हिमालय के कहाँ से? तो गोमुख नामक स्थान से, गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपका कौन सी नदी? तो आपको याद रखना गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो आपको याद रखना है 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर है आपका गंगा की लंबाई। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है?
भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। मतलब आपसे पूछा है क्या कि भारतीय मानक समय किससे आधारित है। ऑप्शन ए है आपका 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन बी है आपका 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी है आपका 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर, ऑप्शन डी है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी 82 डिग्री 30 मिनट, जो कि आपका पूर्वी देशांतर पर पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पूर्वी देशांतर कहाँ से लिया गया है। तो आपको याद रखना है इलाहाबाद के नैनी से। कहाँ से। तो जो पूर्वी देशांतर है आपका कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के नैनी से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्या प्रश्न पूछा है, भारत का कौन सा आपका रेखा हो जाता है जो कि आपका मध्य से होकर गुजरती है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो कौन सा रेखा हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका कर्क रेखा, ऑप्शन बी है आपका मकर रेखा, ऑप्शन सी है आपका विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है आपका आर्कटिक रेखा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर। तो भारत के पास से होकर गुजरती है। आपसे पूछे कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है 8 राज्य। 8 राज्य आपसे पूछे कौन कौन से हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है एक तो गुजरात हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। कौन सा। छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम। तो कुल कितने राज्यों के साथ आपका कर्क रेखा लगाती है। तो आपको याद रखना है 8 राज्य। 8 राज्य कौन कौन से हो जाते हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उसके बाद आपका हो जाता है त्रिपुरा, मिजोरम। तो कुल कितने राज्य हो गए। तो आपको याद रखना है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में साथ भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। क्या पूछा है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, कौन से देश हो जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका पाकिस्तान, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है आपका भूटान, ऑप्शन डी है आपका श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा। तो जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है आपका वो श्रीलंका से नहीं लगाता है। कहाँ से नहीं लगाता है। श्रीलंका। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका आपका हिंद महासागर के चारों ओर घिरा है। कहाँ। तो आपको याद रखना है जो श्रीलंका है हिंद महासागर के चारों तरफ घिरा हुआ है, जो कि आपका एक द्वीप हो जाता है। कौन सा। तो आपको याद रखना है श्रीलंका। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आपका दक्षिण गंगोत्री क्या है। क्या प्रश्न पूछा है आपसे, दक्षिण गंगोत्री क्या है। ऑप्शन ए है आपका प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, ऑप्शन बी है आपका भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, ऑप्शन सी है आपका उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, ऑप्शन डी है आपका अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा, जो दक्षिण गंगोत्री है आपका अंटार्कटिका में स्थापित एक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। कौन सा हो जाएगा। तो दक्षिण में जो दक्षिण गंगोत्री है आपका, ये आपका हो जाएगा भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जो कि कहाँ पर है, किस देश में है। तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका में। कहाँ पर है। तो अंटार्कटिका में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित देशांतरों में। क्या लिखा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक माध्यमान रेखा कहलाता है। क्या पूछा है आपसे प्रश्न, जो आपका भारत का प्रमाणिक माध्यमान रेखा है किसको बोलते हैं। ऑप्शन है आपका 87 डिग्री 30 मिनट, 84 डिग्री आपका 30 मिनट, उसके बाद 82.5 डिग्री आपका, फिर 85 डिग्री 30 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा। तो आपको याद रखना है 80 डिग्री नहीं 82 डिग्री 30। कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। आपको बता दें कि जो भारत मानक समय लिया गया है, समय रेखा लिया गया है, आपके कहाँ से लिया गया है। तो इलाहाबाद के कहाँ से। तो आपको याद रखना है जो भारतीय मानक समय है आपको इलाहाबाद के कहाँ से लिया गया है, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है।
उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी हुई है। क्या पूछा है कि मणिपुर के सीमाएं कौन कौन से राज्य से लगती है। ऑप्शन है आपका मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन बी है आपका नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। ऑप्शन सी है आपका नागालैंड, असम, मिजोरम। ऑप्शन डी है आपका नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आपको याद रखना है नागालैंड, असम, मिजोरम। तो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। तो मणिपुर कितने राज्यों के साथ लगाती है, तो आपको याद रखना है नागालैंड, असम, मिजोरम। आपसे पूछे कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है इम्फाल, जो कि आपका पूर्वोत्तर का राज्य हो जाता है। तो कौन सा राज्य हो जाता है, तो मणिपुर का। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं। क्या लिखा है, जो उत्तर भारत है आपका उप हिमालय के क्षेत्र में सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपका तराई, ऑप्शन बी है आपका दून, ऑप्शन सी है आपका खादर, ऑप्शन डी है आपका भावर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन, तो आपको याद रखना है भावर हो जाएगा। कौन सा, तो जो आपका फैला हुआ समतल मैदान है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है भावर। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप समूह है। क्या पूछा है प्रश्न, भारत का प्रवाल द्वीप समूह कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका अंडमान, ऑप्शन बी है आपका निकोबार, ऑप्शन सी है आपका मिनिकॉय, ऑप्शन डी है आपका लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप हो जाएगा। जो आपका भारत के प्रवाल द्वीप समूह है कहाँ पर पाया जाता है, तो आपको बता दें लक्षद्वीप में। आपसे पूछे लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है 36। कितनी है, तो आपको याद रखना है 36 है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, हिमालय की उत्पत्ति किस भू संतति से हुई है। क्या लिखा है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है किस भू सन्नति से हुई है। ऑप्शन ए है आपका तेथिज, ऑप्शन बी है आपका इंडो ब्रह्म, ऑप्शन सी है आपका शिवालिक, ऑप्शन डी है आपका गोदावरी। तो जो आपका हिमालय का उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ है, तो आपको बता दे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तेथिज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तेथिज, जो कि आपका तेथिज आपका सागर गोंडवाना लैंड से लेकर कहाँ तक पाया जाता है, तो आपको याद रखना है लारेंसिया तक। कहाँ तक, लारेंसिया के मध्य स्थित है। कौन सा, तो आपको याद रखना है तेथिज भूसंतति। कौन सा, तो आपको याद रखना है जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है तेथिज भूसंतति से हुई है। कहाँ से, तेथिज भूसंतति से हुई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इसमें हम आपको जीके जीएस के डेली आपको 30 क्वेश्चन बताते हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। अगर आप लोग यूपी जीके, स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़कर पढ़ सकते हैं।